की प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी सैन्य व्यवस्था और न्याय के संबंध में अध्ययन किया है। अब हम उनकी राजस्व व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो अगर राजस्व व्यवस्था के संबंध की हम बात करें तो एक किताब का नाम हमने आपको बताया था पहले, ये अबू याकूब की किताब है जिसका नाम है किताबुल खराज। तो ये जो किताब है ये बगदाद के जो मुख्य काजी थे, जो हमने जो आपको जो है खलीफाओं के संबंध में जब पढ़ाया था, अब्बासी खलीफाओं के संबंध में, तो उसमें इस किताब का जिक्र आया था। तो ये जो किताब है इसमें इस्लामी जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें सल्तनत काल में 5 प्रकार के जो कर थे, जो इसमें पहला कर था उस्र। ये थोड़ा जो है लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, आप इसको उस्र समझिएगा। और दूसरा कर है खराज, तीसरा खुम्स, चौथा जजिया और 5वां जकात। तो ये कर जो विशेष तौर पर जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके द्वारा लिए जाते थे। ये तो लिए ही जाते थे, लेकिन साथ में अन्य कर भी होते थे। वो जो है वो शासक पर डिपेंड करता था कि वो जो है अपनी राजस्व की जरूरतों के अनुसार उनको लगा सकता था और उनको हटा सकता था। तो अगर हम बात करें उस्र की बात करें तो ये जो कर था वो मुसलमानों से लिया जाता था। तो जो मुसलमान जो लोग थे उनका जो भूमि जो कर था उसका 5 से 10% तक उनसे लिया जाता था। तो उस्र जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उनकी भूमि जो उसका 5 से 10% तक लिया जाता था। खराज की हम अगर बात करें, जो ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर था, जो 1/3 से 1/2 तक था। तो यहाँ पर 2 चीज स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि जो भूमि जो कर था एक तरीके से वो जो है वो भी दो संप्रदाय थे, उनके लिए अलग था। तो मुसलमानों के लिए अलग था और हिंदुओं के लिए अलग था। यानी हिंदुओं का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैर मुसलमानों की। तो गैर मुसलमान में हिंदू तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अन्य जो धार्मिक संप्रदाय के लोग होंगे वो भी आ जाएंगे। तो जो खराज जो लिया जाता था वो भूमि जो कर था उसका 1/3 से 1/2 लिया जा सकता था। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के 2 ऐसे शासक हुए हैं जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने जो सामान्य नियम 1/3 का था उससे इतर करके 1/2 मतलब 50% जो किसान की जो आमदनी थी, मतलब उसकी जो भूमि से जो आय थी एक तरीके जो वो पैदा करता था, उसका उनके द्वारा लिया गया। तो उनके द्वारा 50% तक कर भी लिया गया था। जकात जो था मुसलमानों का धार्मिक कर था, जो उनकी जो एक तरीके से जो उनकी आय थी उसका जो है 40%, मतलब 2 से 2.5% जो है लिया जाता है। मतलब 40वां भाग मतलब 2 से 2.5% का ये लिया जाता था। और ये जो पैसा होता था वो उन्हीं की भलाई के लिए खर्च किया जाता। जैसे कि हमने अभी धार्मिक उसमें बात करी, जो सद्र जो था वो धार्मिक विभाग का जो प्रधान था, तो वो इस कर को एक तरीके से उसके नियंत्रण में ही जो जकात कर जो वसूल किया जाता था वो उसके नियंत्रण में होता था। और ये जो विशेष तौर पर जो मुस्लिम जो लोग थे उनकी भलाई के लिए खर्च किया जाता। जैसे कि जो ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, या ऐसी विधवाएं महिलाएं हैं, या जिनकी मतलब समाज में ऐसी जिनकी शादी नहीं हो पा रही, ऐसी जो है महिलाएं थी या स्त्रियां थी, साथ में ही जो है अनाथ बच्चे जो थे, तो उनकी एक तरीके से अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था के लिए, चिकित्सा के लिए, तो ये जो कर वसूल किया जाता था वो उन्हीं की भलाई पर ही खर्च कर दिया जाता था। जजिया की बात करें तो जजिया जो था वो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था। जो विशेष तौर पर हम बात करें कि जजिया जो कर जो सबसे पहले जो वसूल किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा वसूल किया गया, वो सिंध के लोगों से वसूल किया गया था। तो जजिया कर जो है एक तरीके से जो गैर मुस्लिम लोग थे जिनके द्वारा इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं किया गया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया गया था, तो उनकी रक्षा के एवज में ये कर उनसे वसूल किया जाता था। तो जजिया कर जो है एक तरीके से इसमें भी कुछ लोगों को छूट प्रदान की गई थी, जैसे स्त्रियां थी, बच्चे थे, भिखारी, पुजारी, साधु, इन लोगों को जो है
इस कर से, जजिया कर से मुक्त रखा गया था। लेकिन जो फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ कि उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मण अभी तक जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। एक खुम्स जो कर था वो लूट का कर था, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के संबंध में भी हमने इस संदर्भ में चर्चा की थी कि अभी तक एक सामान्य दिल्ली सल्तनत में ये नियम था कि लूट जो भी माल जो है युद्ध में जो भी एक तरीके जिस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जाएगी तो वहां लूट मार होती थी। उस जो लूट मार में जो भी धन मिलता था तो उस धन पर जो है एक तरीके से 1/5 भाग पर तो राज्य का अधिकार होता था और 4/5 भाग पर जो है सैनिकों का अधिकार होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस नियम को परिवर्तित कर दिया गया और उनके द्वारा 4/5 भाग राज्य के लिए और 1/5 भाग जो है सैनिकों के लिए रखा गया। अब हम बात करेंगे जो है कृषि योग्य जो भूमि थी उस पर कैसे कर लिया जाता था। मतलब लगान जो था जो किसानों से वसूल किया जाता था, तो जो भूमि थी वो 2 भागों में उसको विभाजित किया गया था। तो पहली जो भूमि थी वो खालसा भूमि थी, मतलब ऐसी भूमि जिस पर केंद्र का जो नियंत्रण होता था वो भूमि, उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। और लगान जो यहाँ से जो वसूल किया जाता था वो सीधे जो है केंद्रीय जो खजाना होता था उसमें जमा करा दिया जाता था। दूसरी जो भूमि होती थी वो जो इक्तादार होते थे, जो सूबेदार होते थे, प्रांतीय जो सूबेदार होते थे उनको जो है दी जाती थी और उस पर वो जो है शासक के तौर पर उस पर कार्य करते थे। तो इसमें अक्ताम के संबंध में हमने चर्चा इसमें कर चुके हैं कि अक्ता जिसको जो भूमि दी जाती थी तो जो भूमि पर वो 2 कार्य करता था। पहला कार्य तो वो ये करता था कि उस जो क्षेत्र जो उसको दिया गया है उस पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना, मतलब वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा हमने इसमें बताया कि जो वहां से जो राजस्व की जो वसूली होगी, वहां से जो भूमि कर की जो वसूल करेगा उससे वो जो है जो सुल्तान के लिए ये कहें कि केंद्रीय जो सरकार है उसके लिए सैनिक को रखेगा और बाकी जो उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, जो उनको वेतन देने के बाद में जो भी रकम बचेगी उसको जो है वो केंद्रीय खजाने में जमा कराएगा। तो एक तरीके से तो यहाँ पर जो दूसरा क्षेत्र है, जो अक्ता क्षेत्र है, वहां पे इनडायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से जो है राजस्व जो आ रहा है वो जो है जो सूबेदार है, जो प्रांतपति है या ये कहें जो नाजिम है या नायब है उसके माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ पर भूमि जो थी एक तरीके से 2 भागों में विभाजित थी। पहला भाग जो खालसा क्षेत्र था जहां पर सीधे लगान की वसूली की जाती थी, मतलब केंद्रीय सरकार के द्वारा उसके अधिकारी कर्मचारी जो है वसूली करते थे और उसको सीधे केंद्रीय खजाने में जमा कराते थे। दूसरा जो था अक्तादार था या प्रांतपति होते थे या नाजिम या नायब इनको कहा जाता था, सूबे जो होते थे वो अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद में जो उनके लिए निर्धारित होती थी उसके बाद में शेष जो लगान को जो वसूली वो करते थे उसको फिर केंद्रीय खजाने में भेज देते थे। यहाँ पर जो लगान जो वसूल किया जाता था वो जो है वो दोनों तौर पर वसूल किया जाता था। लगान जो है वो खाद्यान्न के रूप में भी वसूल किया जाता था और नगद रूप में भी वसूल किया जाता था। तो खाद्यान्न के रूप में अगर गेहूं है, चावल है, जो भी चीजें और किसान अपने खेत में उपजाता था तो उसका 1/3 या 1/2 भाग जब भी जो भी शासक रहा हो उसने उसको जो है लगान के रूप में देना पड़ता था। और अब हम बात करें जो भू राजस्व को जो निर्धारण किए 3 तरीके थे। पहला तरीका जो था वो बटाई का तरीका था। जो बटाई की अगर हम बात करें वर्तमान में भी अगर हम देखें, गांव में बटाई एक सामान्य शब्द है गांव में जो प्रचलित है कि भाई हमने तो खेत जो है वो बटाई पर दे दिया। तो बटाई का मतलब ये हो गया कि हमने जो है इतने जो है जो किसान जिसको हमने खेत अपना दिया है तो वो किसान जो है उस पर खेती करेगा और उसके बाद में जो आपने एक तरीके से उससे जो शर्तें आपने रखी हैं कि हमको 1/3 चाहिए या 1/4 चाहिए, एक आधा भाग चाहिए जो आप जो फसल उत्पादन करेंगे। तो बटाई उस समय भी जो है बटाई का जो प्रचलन था और जो वास्तविक जो उपज होती थी उसमें राज्य के हिस्से का निर्धारण कर दिया जाता था। अगर हम बात करें कि अगर जो किसी खेत में जो है
जो है 100 किलो गेहूं का अगर जो है उत्पादन हुआ है तो 1/3 भाग जो करीबन 33-33.5% के आसपास का जो 33 किलो के आसपास बनेगा, तो वो जो है वो राज्य के खजाने में चला जाता था। अगर ऐसे ही अगर जो है अगर राज्य ने 1/2 का निर्धारण किया है तो 50 किलो जो गेहूं जो है वो राज्य के जो है राज्य का जो है उसमें चला जाएगा। दूसरी पद्धति थी वो मसहत थी, और ये पद्धति जो थी भूमि पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस संबंध में हमने बात करी थी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने बटाई की जो पद्धति चल रही थी उसको छोड़ते हुए भूमि की पैमाइश कराई। तो भूमि की पैमाइश के आधार पर उसने जो है लगान जो भू राजस्व था उसका निर्धारण उसके द्वारा किया गया था। और हमने इसमें ये भी बताया था कि उसके द्वारा जो है बिस्वा को जो है भूमि जो माप की जो है उसके द्वारा इकाई माना गया था कि एक बिस्वे में जो है अगर इतना अनाज उत्पन्न होगा तो वो जो है उसमें से इतना जो है वो जो है सुल्तान को या मतलब केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ेगा। जो तीसरा तरीका था वो मुक्तई था। यह लगान निर्धारण का एक मिश्रित तरीका था, और यह जो एक तरीके से मिश्रित तरीका था, इसमें जो हिस्सा था वो बांट की प्रणाली पर आधारित था। तो एक तरीके से 3 जो तरीके हमने आपको बताए, बटाई का भी तरीका था, मसहत का भी था और मुक्तई भी था। तो 3 तरीके भू राजस्व के निर्धारण के लिए प्रचलित थे उस समय। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उद्योग और व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत में अरबों से अगर जो है अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें 1750 से लेके 1200 तक दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना से पहले की बात करें तो भारत का जो व्यापार था वो एक तरीके से अरब और भारत के व्यापार का जो एक तरीके से स्वर्ण काल था। तो बहुत अच्छी स्थिति में भारत का जो व्यापार था वो पश्चिमी देशों के साथ जो है अरब के साथ में हो रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने व्यापारिक गतिविधियों को बहुत अधिक उसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। तो उसका काल जो है व्यापार के लिए स्वर्ण काल उसके द्वारा स्वर्ण काल माना जाता है। अगर हम बात करें जो है विदेशों से क्या क्या चीजें आयात की जाती थी तो विदेशों से विशेष तौर पर घोड़े आयात किए जाते थे, क्योंकि भारत में जो है अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होते थे। जो घोड़े होते थे जो कि दिल्ली सल्तनत में जो है एक तरीके से घोड़े थे उनका विशेष महत्व था, घोड़सवार सेना का विशेष महत्व था। तो ऐसी स्थिति में घोड़े जो हैं विशेष तौर पर आमंत्रित जो है आयात किए जाते थे। साथ में अस्त्र शस्त्र जो है और दूसरे दास जो है अगर हम बात करें फिरोज शाह जो तुगलक था उसके शासनकाल में जो है बहुत अधिक जो है दास थे और उसने सेना में दासों को भी उसने भर्ती किया था। सूखे मेवे फल इत्यादि जो है वो आयात किए जाते थे। अगर हम बात करें जो भारत से जो निर्यात जो किया जाता था जिसमें जो है लोहा हथियार हो गए, सूती वस्त्र जो है भारत का जो है विश्व में प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र यहाँ से जो है निर्यात किए जाते थे। नील जो है जिसको हम वर्तमान में नील जो है वो अगर हम नील के क्षेत्र की बात करें तो आगरा से आगे थोड़ा सा आगे चला जब हम जाएंगे भरतपुर की तरफ जाएंगे तो बयाना पड़ता है। तो बयाना जो है एक तरीके से प्राचीन काल से लेकर ही मध्यकाल तक जो है भारत में जो है नील का सबसे फेमस क्षेत्र रहा है। तो बयाना जो है एक तरीके से नील का क्षेत्र था। जड़ी बूटी और मसाले शक्कर आदि जो चीजें थी वो भारत से निर्यात की जाती थी। हम जो है हमारा टॉपिक है मुद्रा। तो मुद्रा के संबंध में हमने बात करी थी कि मोहम्मद गौरी ने जो जब भारत में विजय प्राप्त की थी तो उसने अपने सिक्के जो है एक तरीके से अपने ढलाए हुए सिक्के उसके द्वारा जारी नहीं किए गए। उसने जो भारत के जो शासक थे उन्हीं के सिक्कों को उसके द्वारा जो है पुनः जारी किया गया। तो ऐसी स्थिति में उसके जो सिक्के हैं उस पर एक और उसका नाम मिलता है और दूसरी ओर जो देवी लक्ष्मी है उसकी आकृति जो है अंकित है। उसके बाद हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने जो है जो सिक्के जारी किए तांबे का जो है जीतल और जो चांदी का टका उसके द्वारा जारी किया गया था। और साथ में ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का चलाया था। इस सिक्के को इब्न बतूता जो है वो दीनार कहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सोने का सिक्का चलाया गया जिसको इब्न बतूता ने दीनार कहा है। साथ ही फिरोज तुगलक के द्वारा भी कुछ सिक्के चलाए गए थे और ये जो सिक्के उसके द्वारा चलाए गए थे। तो ये जो विशेष तौर पर जो थे वो मिश्रित सिक्के थे और जो है इनमें जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं तांबे और चांदी के ये जो मिश्रित सिक्के थे।
अब हम बात करेंगे भाषा और साहित्य की दृष्टि से देखें तो दिल्ली सल्तनत का काल जो है एक मध्यम काल रहा है। यहाँ पर जो भाषा है साहित्य का कोई इतना अधिक जो है विकास जो है दिखाई देता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है, लेकिन उस स्तर से अगर हम बात करें, जैसे अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो जैसे जो गुप्त काल में जिस तरीके से भाषा का और साहित्य का स्तर था, और आगे अगर हम बात करें जो है मुगल काल में जिस तरीके से भाषा और साहित्य का स्तर था, तो वो जहां पर एक मध्यम स्तर है, ना ज्यादा उच्च है और ना ज्यादा कम है। तो यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए वो फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त जो है हिंदी, उर्दू और प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। तो विशेष तौर पर जो ग्रंथ अगर हम बात करें, अमीर खुसरो की रचनाएं हमको यहाँ मिलती हैं, जिनमें तुगलकनामा है और तारीख-ए-अलाई और खजाइनुल फतू की रचना जो है, अमीर खुसरो ने काफी रचनाएं की हैं, तो विशेष रचनाओं का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो उसकी कुछ रचनाएं जैसे कि तुगलकनामा और तारीख-ए-अलाई, खजाइनुल फतू, अगर बात करें तो कुछ अन्य रचनाएं भी उनकी है, जिनमें मिफ्तुल फतू है, आशिका है, क़ुरान-उस-सादीन है। तो कुछ ऐसी रचनाएं उनकी जो लिखी गई हैं। अन्य अगर हम बात करें, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी जो रचनाएं लिखी वो तारीख-ए-फ़िरोज़शाही और फ़तवाए जहांदारी बर्नी की है। मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा भी तबक़ात-ए-नासरी लिखी गई। तो ये जो किताबें लिखी गई हैं, जो साहित्य की जो रचना हुई, इसमें तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, शासकों के बारे में जिक्र किया गया, और जो है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब का उल्लेख जो है इन किताबों में किया गया। विजय अभियानों का भी उल्लेख जो इनमें किया गया। अमीर खुसरो जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी चित्तौड़ की विजय की थी 1303 में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसका वर्णन किया है। तो जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उनकी विजयों का उल्लेख जो है इन किताबों में किया गया है। अब हम बात करेंगे विशेष तौर पर जो दिल्ली सल्तनत के जो काल में दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हुए, उनमें सबसे पहला अमीर खुसरो और दूसरे थे अमीर हसन दहलवी। तो इन दोनों को संरक्षण, जो हमने बात करी थी कि मोहम्मद बिन जो बलबन का जो पुत्र था जो मोहम्मद, उसने इनको संरक्षण प्रदान किया था। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनको संरक्षण दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो फारस का जो सर्वश्रेष्ठ, जो फारसी भाषा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि था, वो बदरुद्दीन मोहम्मद था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसने जियाउद्दीन बर्नी जो था उसको संरक्षण प्रदान किया है। अगर हम फिरोज तुगलक की जो उसकी जो आत्मकथा है, उसने फतूत-ए-फ़िरोज़शाही अपनी जो आत्मकथा थी वो लिखी है। अब हम बात करें संगीत कला की, तो मुस्लिम जो धर्म है उसमें संगीत जो है एक तरीके से वर्जित है, मतलब वहाँ पर संगीत को जो एक तरीके से वर्जित माना गया है। परंतु जो तुर्क शासक जब भारत में आए तो जो भारतीय जो संगीत जो परंपरा थी वो उससे प्रभावित हुए। तो ऐसी स्थिति में जो बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां, जिसने बंगाल में अपनी एक स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना करी थी, और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने जो संगीत को संरक्षण प्रदान किया था। तो तुर्क जब अपने साथ आए थे तो ईरान एवं मध्य एशिया से अरबी संगीत की जो परंपरा थी वो अपने साथ में लेके आए। लेकिन ये जो है एक तरीके से इस्लाम धर्म में तो संगीत वर्जित था, लेकिन चूंकि वहां से जो मध्य एशिया और ईरान से जब ये लोग आए तो अन्य अगर हम बात करें कि जो उनकी जो परंपराएं थी वो परंपराएं भी जो है वो साथ में आई थी। तो कुछ ऐसी परंपराएं जिनमें अरबी संगीत जो था वो अपने वो साथ लेके आए, और साथ ही रवाब और सारंगी और एक इनकी जो विशिष्ट जो संगीत की पद्धति थी वो भी अपने साथ लेके आए थे। अब हम बात करें कि जो मध्यकालीन अगर संगीत की बात करें तो जो इसके आदि जो संस्थापक थे वो अमीर खुसरो थे, और अमीर खुसरो ने ही भारत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। तो अमीर खुसरो के द्वारा सितार और तबले का निर्माण का भी उनको श्रेय दिया जाता है। और अमीर हसन जो दहलवी, अभी हमने अगर बात करी, जो अमीर हसन जो दहलवी थे, और उनको उनकी जो गजलों की जो वो रचना करते थे उसके कारण उनको भारत का सिद्धि भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है विशेष तौर पर अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी के संबंध में। तो अमीर खुसरो जो है वो संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे विशेष तौर पर बात करें, और अमीर हसन जो दहलवी थे वो गजलों से जुड़े हुए थे। तो उनको, अमीर हसन दहलवी को भारत का
सीधी भी कहा जाता है। अगर हम चित्रकला की बात करें तो जो चित्रकला ऐसी चित्रकला थी, चित्रकला में जीवित जो प्राणी के जो कोई चित्र बनाना जो है मुसलमानों जो थे, रूढ़िवादी जो मुसलमान थे, उनको स्वीकार नहीं था। तो प्रारंभिक जो सुल्तान थे उनके द्वारा चित्रकला के प्रति कोई रुचि नहीं दर्शाई गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जो है चित्रकला के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर हम देखें तो जो बैहाकी हैं उनके द्वारा एक तरीके की पुस्तक लिखी गई, उसमें गजनवियों के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो उसमें चित्रकला का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीनी इतिहासकार जो हैं वो भारत में आए थे। अब हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। जो स्थापत्य कला जो थी, अगर जो हम जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले की अगर बात करें तो भारत में जो स्थापत्य कला थी वो एक तरीके से सहतीरी शैली थी, जिसमें आड़ी और जो है एक तरीके से जो है आड़ी और खड़ी और आड़ी रेखाओं को एक तरीके से या स्तंभ जो होते थे उनको रखकर जो है भवनों का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब मुस्लिम भारत में आए तो जो हिंदू भारत में जो एक तरीके से जो स्थापत्य की जो शैली थी उससे एक मिश्रण हुआ। तो भारतीय जो शैली का एक तरीके से यहाँ पर समन्वय हो गया। भारतीय और जो हिंदू और इस्लाम की जो संस्कृति थी उसका समन्वय हो गया। साथ में अन्य जो क्षेत्रीय जो स्थापत्य की जो शैलियां विकसित हुई थी उनका भी जो है यहाँ समन्वय हमको विशेष तौर पर दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें चूंकि इस्लाम में एक जीवित जो है व्यक्ति का जो है चित्र या जो बनाना एक तरीके से जो है रूढ़िवादी मुसलमान थे उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने जो है हिंदुओं में जो विशेष तौर पर जो अलंकरण के लिए एक तरीके से जो चीजों का इस्तेमाल किया था, जैसे घंटियां हो गई, घंटियों के नमूने, बेल के नमूने, स्वास्तिक जो हिंदू धर्म का एक चिन्ह है, और कमल, इनका जो है प्रयोग किया गया। और अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो जो ये अपने साथ में जो शैली स्थापत्य की वो लेके आए थे वो मेहराब और गुम्बद की शैली। तो अगर हम बात करें विशेष तौर पर जितने भी आप मुस्लिम इमारतों को देखेंगे तो आपको वहां पे मेहराब और गुम्बद जो है वो दिखाई देते हैं। हम अगर स्थापत्य की बात करें तो सबसे पहली जो स्थापत्य मुसलमानों के द्वारा जो स्थापित किया गया भारत में वो 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम की जो मस्जिद थी उसका निर्माण कराया। तो ये जो पहले, क्योंकि ये भारत में आए थे और जो है तत्कालिक स्तर पर जो है इनको अपनी पूजा के लिए जो है उसके लिए इनको जरूरत थी, तो इनके द्वारा जो भारत में जो मंदिर जो थे तो उन्हीं को तोड़कर जो एक तरीके से मस्जिदों का उनको रूप इनके द्वारा दिया गया, आरंभिक स्तर पर रूप दिया गया। तो ऐसी स्थिति में 1197 में तो कुब्बतुल जो इस्लाम जो मस्जिद थी वो पहले एक जैन मंदिर था और बाद में एक विष्णु मंदिर था, और उसको बाद में इनके द्वारा जो है मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक जो है एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन 1197 में कुतुब मीनार की स्थापना की, और इसको जो है इसको ये पूरा नहीं करा पाया, तो 1232 में इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। हम बात करें कि जो मुस्लिम में जो है एक तरीके से जो व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता है, और उसकी एक तरीके से उसकी जो एक तरीके से जहाँ उसको दफनाया जाता है तो उस पर जो है उसकी स्मारक के तौर पर जो है मकबरा जो निर्माण का एक शैली का जन्म हुआ, जिसका जन्मदाता जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है निर्मित कराया गया था। तो बलवन ने अपना मकबरा और लाल महल का जो निर्माण कराया था, और ये जो बलवन का जो मकबरा जो भारत में शुद्ध इस्लामी पद्धति पर निर्मित जो है पहला मकबरा माना जाता है। अगर हम यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं कि भारत में जो मकबरा जो शैली थी उसका जन्मदाता कौन था, वो इल्तुतमिश था, लेकिन इसके जो मकबरे जो था वो शुद्ध इस्लामी शैली पर नहीं था। लेकिन बलवन का जो मकबरा है वो भारत में शुद्ध इस्लामी जो है शैली है उसका मकबरा है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ इमारतों का निर्माण कराया था, जिसने शीरी महल और 1000 स्तंभों वाले महल का निर्माण कराया, साथ में कुतुब मीनार के निकट में एक अलाई दरवाजे का भी निर्माण कराया था। अगर हम बात करें जो तुगलक काल था, जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो एक तरीके से
विद्रोह होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है, तो इनकी जो इमारतें एक तरीके से उनमें अलंकरण जो है वो सादे तौर पर दिखाई देता है, और लाल जो बलुआ पत्थर है, चूंकि वो एक सस्ता जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था, तो उसका अधिक इस्तेमाल किया गया है। फिरोज तुगलक ने जो है हौज खास जो है दिल्ली में है, उसकी वो जो पहाड़ी है हौज खास, तो वहां पर उसने अपना मकबरा बनवाया था, और अपना जो उसका एक जो प्रधानमंत्री था खाने जहां तेलंगानी, उसका भी मकबरा बनवाया, और ये दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। अगर हम मकबरों की बात करें तो लोधी काल जो था वो मकबरों का उसको काल कहा जाता है, और उनके जो मकबरे थे ऊंचे उद्यान में एक चबूतरे पर बनाए जाते थे। तो जैसे हम अगर बात करें, जैसे कि हम जो है एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो जैसे हम देखें जो सिकंदरा का, जो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, और साथ में उस मकबरे के चारों ओर जो है वो 4 जो है बगीचे बनाए गए हैं। तो जो है मकबरों को ऊंचे स्थान पर बनाया जाना, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाना, और उसके चारों ओर जो है एक तरीके से उद्यान, मतलब जो हम ये कह सकते हैं बाग लगाने की जो थी, या एक गार्डन बनाने की जो पद्धति जो 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 शुरू हुई, वो लोधी काल से जो ही हमको दिखाई देती है। और इसकी जो चरम अवस्था जो है हमको जो है जो मुगल काल में दिखाई देती है। अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो है वो हमको जो है, अगर जो है अकबर का मकबरा जिसको हम जो सिकंदरा बोलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। ताजमहल जो है उसमें भी हमको ये चीज दिखाई देती है। अगर हम अगर दिल्ली में जो मकबरे बने हैं उसमें भी हमको यही पद्धति दिखाई देती है। तो लोधी जो काल था वो उसको मकबरों का काल कहा जाता है, और यहीं से एक प्रक्रिया शुरू होती है कि मकबरे जो बनाए जाएंगे, जो सुल्तान है उनके जो मकबरे बनाए जाएंगे, शासक हैं, तो उनको एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाएगा, और उसके जो है एक तरीके से चारों ओर जो है बाग या उद्यान होंगे। तो 4 बाग जो पद्धति थी वो जो है एक तरीके से वो यहीं से उसकी एक अवस्था जो है हमको यहीं से दिखाई देती है। साथ में अगर हम बात करें जो सिकंदर लोधी था उसके शासनकाल में एक गुम्मद के स्थान पर दोहरे गुम्मद का निर्माण भी जो शुरू हो गया था। तो दोहरे गुम्मद वाले जो मकबरे हैं वो लोधी काल से ही बनना शुरू हुए थे, और उसके जो एग्जाम्पल हमको जो अगर हम देखें तो वो हमको जो है अगर हम जो है दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है और ताजमहल, उनमें भी ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो यहाँ हमने विशेष तौर पर आज दिल्ली सल्तनत की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, न्याय के संबंध में हो, स्थापत्य कला, संगीत के संबंध में हो, उनका जिक्र किया। तो इस संबंध में आपका कोई प्रश्न हो